हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल का एक अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है कृषि। कृषि क्या होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, इस अध्याय में हम ये सारी चीजें देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो फिलहाल शुरुआत में आज की कक्षा में हम कृषि को समझने का प्रयास करेंगे और कृषि के प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आप गांव से हो, विलेज से बिलोंग करते हो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारा बेटा विषय भूगोल का चौथा अध्याय है। विषय भूगोल का बेटा विषय भूगोल का अध्याय नंबर चौथा है, जिसका नाम है कृषि। अध्याय नंबर चौथा है बेटा, जिसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। और आज की इस क्लास में हम कृषि एवं इसके प्रकार देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये भी हम इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही रोचक क्लास होने वाली है, बड़ी ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप सभी बच्चे इस क्लास को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आने वाली है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव से जुड़े हुए हो, यानी गांव में रहते हो या गांव में जन्म हुआ है या गांव के बारे में आपको जानकारी है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखो, यहां पर हमने खूबसूरत चित्र भी लगाए हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आपको बेटा ना हो। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम कृषि के बारे में। कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या है। आइए सबसे पहले कृषि शब्द को हम देखने का प्रयास करेंगे कि कृषि होती क्या है, कृषि किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या नहीं है। गांव में हम बेटा इसको खेती के नाम से भी जानते हैं। गांव में हम किसके नाम से जानते हैं, गांव में हम खेती के नाम से भी बेटा इसको जानते, कहते हैं खेती बाड़ी। आइए देख लेते हैं। कृषि शब्द का प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन के लिए किया जाता है। अमूमन आप लोग कृषि शब्द का प्रयोग कब करते हो, कहते हो ना, खाद्यान्न फसलों का या खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन हो तो उसी को हम कृषि कहते हैं। लेकिन आगे देखिए, जिसे खेती बाड़ी भी कहा जाता है। गांव में कहते हैं ना, भाई अरे क्या करते हो तुम, अरे भैया कुछ नहीं, खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने कि भैया खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे हैं। और क्या करें, हम खेती बाड़ी ही कर सकते हैं, खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने खेत में क्या कर रहा है, खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। वर्तमान समय में कृषि न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन तक ही सीमित है, बल्कि वानिकी तथा पशुपालन भी अब इसके भाग माने जाते हैं। ये कहने का प्रयास कर रहा है कि कृषि के अंदर केवल और केवल खाद्यान्न उत्पादन नहीं आता, कि फसलों का खाद्यान्न उत्पादन आपने किया, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया, उसको खेतीबाड़ी बोल दिया, नहीं। वर्तमान में अगर कृषि में देखोगे तो आप पशुपालन भी शामिल किया जाता है, वानिकी भी शामिल किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर पशुपालन, पशुपालन का मतलब गाय भैंस बकरी घोड़ा ऊंट, ये सब पशु है ना। तो पशुपालन भी बेटा कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। वानिकी का मतलब क्या है, यहाँ पर वानिकी का मतलब है पेड़ पौधे लगाने से, बगीचा लगाने से, वानिकी का मतलब यहाँ पर ये है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, कृषि के अंदर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, वानिकी भी बेटा इसमें रखे जाते हैं। चित्रों में आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को देखने का प्रयास बेटा कर रहे हो। यहां पर देखो, ये मधुमक्खी पालन है। क्या है बेटा, ये मधुमक्खी पालन यहां पर आपको दिखाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। हाँ जी सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहने का प्रयास करता है, अभी ये और आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, पांचवा पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए। कृषि फसल उत्पादन के साथ साथ फल उत्पादन, पशुपालन, भूमि पर विविध खेती संबंधित उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न कराने की एक कला है। मतलब कृषि क्या है, एक कला है जिसके अंदर फसलों का उत्पादन होगा, फलों का उत्पादन होगा, पशुपालन होगा। ये सारी चीजें एक कला के रूप में कृषि इसको विकसित करती है। इसी को बेटा हम लोग कृषि के नाम से जानते हैं। अब ये आगे कहने का प्रयास करता है
कि कृषि भारतीय जनसंख्या की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। आजीविका का मतलब है रोजी रोटी का, आजीविका का मतलब है रोजी रोटी का। कम से कम भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या बेटा कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी कि आधी से ज्यादा जनसंख्या की रोजी रोटी बेटा कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्यों पर निर्भर है। या हम इसको 2/3 भी बोल सकते हैं। 2/3 हमारी जो जनसंख्या है बेटा, 2/3 जनसंख्या बेटा खेती पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर है। आप लोगों को लगता होगा कि नौकरियों के ऊपर लोग बाग ज्यादा निर्भर हैं। नौकरियां तो कुछ नहीं है इंडिया के अंदर। 60% से ज्यादा जनसंख्या बेटा कृषि कार्यों में लगी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कहा जाता है बेटा भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है। कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है क्योंकि यहां पर भारत में 60% से अधिक जनसंख्या बेटा कृषि कार्यों में लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगता है यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम में आते हैं। देखो ये आम है बेटा, मैंगो हैं, ये आंवला वगैरह लगा हुआ है, ये पपीता वगैरह लगे हुए हैं, मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कृषि तो हमने देख लिया, अब कृषि के प्रकार हम देखने का प्रयास करेंगे कि कृषि के बेटा कितने प्रकार होते हैं। कृषि के प्रकार समझने का हम प्रयास करते हैं। किसका बेटा? कृषि के प्रकार समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो एक ये दादाजी हैं, अपनी खेती में खाद लगा रहे हैं, ये बहुत भयानक है, ये जंगलों में आग लगी हुई है, यहाँ पर ये लोग बाग धान लगा रहे हैं। आइए कृषि के प्रकार को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या बातें हमारी इसमें हो सकती हैं। सबसे पहला जो पहला प्रकार है का, वह है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको समझते हैं बेटा कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार, ये क्या कह रहा है समझो। कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम का मतलब होता है पुराने जमाने के कृषि औजार, जैसे लकड़ी का हल द्वारा परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से करते हैं। ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर पुराने जमाने में जितने भी हमारे औजार हुआ करते थे, जैसे लकड़ी का हल, बहुत प्रकार के पुराने जमाने के औजार हैं, उनकी सहायता से एक परिवार या समुदाय के द्वारा जो खेती की जाती है उसको ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली है। यह क्या है बेटा? यह कर्तन दहन प्रणाली है। यह देखो लकड़ी का हल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको लकड़ी का हल बेटा दिखाई दे रहा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली क्या है हमारी? पहली है बेटा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि पहली टाइप की कृषि है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने औजारों की सहायता से यह परिवार या एक समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। इसी को हम लोग बेटा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं और यह कर्तन दहन प्रणाली का उदाहरण मानी जाती है। साफ साफ आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा होगा लकड़ी का हल। आइए तो पहला टाइप हमने देख लिया, अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। दूसरी है बेटा, दूसरी है जो कि वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए, झूम कृषि। दूसरी क्या है बेटा? झूम कृषि। इसको जरा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। झूम कृषि क्या है?
झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम मतलब पुराने जमाने की। झूम कृषि क्या है? एक आदिम प्रकार की या पुराने जमाने की कृषि है। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। मतलब इसको समझ लीजिए, फिर आराम से आप दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अभी 1 मिनट, एक कॉल। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो हमने क्या बताया, इसमें पहले जंगलों को काटा जाता है और उन्हें जला दिया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। चित्र में जैसे कि देख रहे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, बात कर लूं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। चलिए बेटा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि क्या होती है, झूम कृषि क्या नहीं होती। तो इसमें जंगलों को काटकर क्या किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। हेलो, चलो बेटा। हाँ, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पुराने पुराने जो जिसमें जंगल होते हैं उनको काटा जाता है और उनको जला दिया जाता है, और बाद में उनको साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिया जाता है। समझो इसको। यानी सबसे पहले यहां पर जंगलों को काटा जाता है, उनको जला दिया जाता है और उनकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो भूमि बचती है उसको क्या किया जाता है, जुताई की जाती है उनकी। क्या की जाती है? जुताई करके बीज बेटा बो दिया जाता है। बीज मतलब बो दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की भूमि में जब तक खेती की जाती है, जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है। इस कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि है। समझिए बेटा, बहुत बीबीआई है। यानी कि यहां पर हम जब तक खेती करते हैं, जब तक यहां की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। जैसे ही मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हुआ, हम दूसरे जंगलों को जलाकर उनको साफ कर कर वहां शिफ्ट हो जाते हैं, वहां खेती करने लगते हैं। यहां पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहां जंगलों को पहले काटा है, फिर साफ सफाई की है, फिर जुताई बुआई करके फसल को उगाया जाता है। और वहां पर हम फसल तब तक करते हैं कि जब तक उस मिट्टी की उर्वरता रहती है, यानी मिट्टी में उपजाऊपन रहता है। और जैसे ही उपजाऊपन खत्म हुआ, हम दूसरी जगह जाके उसको शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इसका नाम बेटा, दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि भी है। तो स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है। ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है। क्या है बेटा? एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर बेटा नहीं। ठीक, यहां तक मुझे लगता है आपको झूम कृषि समझ में आ गई होगी। पहली हमारी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी हमारी बेटा झूम कृषि। अब बात करते हैं आगे। अब मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के काम के हैं। VVI पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के काम आने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या काम करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, जैसे असम हुआ, मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ तथा मिजोरम में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। यानी कि जो स्थानांतरण कृषि है, इसको झूम कृषि कहां पर कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। कहां के राज्यों में? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसको झूम कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चीज को बेटा आप याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। किसको? स्थानांतरण कृषि को, इसके नाम है। तथा छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। मतलब अलग अलग जगह आप देखोगे
तो इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से हम लोग जानते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, यहां पर इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मजा आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए कि नहीं, कि चाय पी लूं? चाय पी लूं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय पी लूं, ठंडी हो जाएगी, 2 मिनट रुक जाइए। देखो ये अंकल कैसे टोपी लगाए हुए हैं, ये माताएं बहनें खेतों में लगी हुई हैं बेचारी। चलिए पढ़ाते जाते हैं और चाय की चुस्की लेते जाते हैं। देखो अंकल कैसी टोपी लगाए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना, ये बेटा इसी के बारे में है। कहां पर इसको झूम कहा जाता है, कहां पर इसको जो है स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, ध्यान रखना इस चीजों को। आइए आगे चलते हैं। गहन जीविका कृषि, तीसरी क्या है बेटा हमारी? गहन जीविका खेती या गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं, आइए इसको समझने का बेटा प्रयास करते हैं। इस प्रकार की खेती उन स्थानों पर की जाती है, इस प्रकार की खेती उन स्थानों पर की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों एवं सिंचाई का प्रयोग करते हैं। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। इस प्रकार की जो खेती है वह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां घनी जनसंख्या निवास करती है। ये जो खेती है ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। तो जनसंख्या ज्यादा है तो उनका पेट भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके, रासायनिक खाद का प्रयोग करके, जैसे कि यूरिया, डीएपी है, फास्फोरस वगैरह। और साथ ही साथ सिंचाई की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, भूमि कम है, तो भैया उनका पेट कैसे भरेगा? तो हम लोग उत्पादन ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार की जो खेती है बेटा वह गहन जीविका खेती या गहन जीविका कृषि के नाम से जानी जाती है, कि जहां पर जनसंख्या का दबाव का मतलब है जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, भूमि कम है, वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। और ज्यादा उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह, केमिकल बहुत सारे होते हैं, एवं सिंचाई का प्रयोग करते हैं। ये होती है बेटा गहन जीविका कृषि। खत्म, टाटा बाय बाय, चाय खत्म कर दी मैंने। ठीक है, तो पहली कौन सी हुई? पहली हमारी हुई बेटा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। दूसरी हमने झूम कृषि देखी, उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। और इसके बारे में हमने फिर तीसरा देखा कि गहन जीविका कृषि बेटा या गहन जीविका खेती किसको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब चौथी आई है बेटा, घ है वाणिज्यिक कृषि। नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य कृषि या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। वाणिज्य मतलब व्यापार से होता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उच्च पैदावार करके व्यापार करना होता है। जो वाणिज्य कृषि होती है बेटा, क्या जो वाणिज्य कृषि होती है, इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है
कि पैदावार कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करके, उत्पादन करके उसको व्यापार करना होता है। यहां पर इसका यही उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया है, जैसे कि हरियाणा व पंजाब में चावल वाणिज्य फसल है। जैसे पंजाब और हरियाणा में चावल क्या है, वाणिज्य, खूब धुआंधार होता है, चावल ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं वहां के किसान। क्यों? क्योंकि वह वाणिज्य कृषि का उदाहरण है, वहां पर है, व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है ना, है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। अब पांचवी है बेटा रोपण कृषि। अब पांचवी है बेटा हमारी रोपण कृषि। इसको देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। जो रोपण कृषि है ना, अभी हमने व्यापारिक कृषि बताई, एक प्रकार की व्यापारिक कृषि ही है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यानी कि जो रोपण कृषि होती है, यहां पर क्या होता है, एक लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है और सिर्फ उस क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाएगी। जैसे कि गन्ना, चाय वगैरह, देखा आपने, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक एक ही फसल हम लोग उसको बो देते हैं। यह किसी व्यापक क्षेत्र पर की जाती है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। जैसे अगर मैं जैसे की बात करूं, गन्ना, रबड़, चाय, कॉफी आदि रोपण फसल के उदाहरण है। ये आपने देखी होंगी, जैसे चाय है, गन्ना है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर, बहुत व्यापक क्षेत्र पर इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है ये बात, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने 5 प्रकार की कृषि देखने का प्रयास किया, जिसमें पहली प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरी झूम कृषि, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु थे बेटा। उसके बाद गहन जीविका खेती, उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, और उसके बाद ये रोपण कृषि हमने देखने का प्रयास किया। ये इनके एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। अभी थैंक यू नहीं करेंगे, अभी कुछ और देखते हैं। अब मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूं शस्य ऋतुओं के बारे में। सर ये क्या होता है? यही तो होता है खेल। अब देखिए आप, शस्य ऋतुएं क्या, देखिए बेटा शस्य ऋतुएं क्या होती हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, सफेद वाला, मजा आ जाएगा। शस्य ऋतुएं, शस्य ऋतुओं का मतलब होता है, शस्य फसलों का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती है। शस्य ऋतुओं का मतलब है कि ऋतु के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती है। तो भारत में बेटा, भारत में जो शस्य ऋतुएं हैं वह 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं बेटा? 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की भारत में शस्य ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले बेटा रबी फसलें। उसके बाद यहां पर देखिए, दूसरा देखिए खरीफ फसलें। रबी की फसल के बारे में आइए इनको समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरा भी बताएंगे, अभी यहां जगह नहीं है, तीसरा इसके बाद बताएंगे। आइए रबी फसलें देख लेते हैं, रबी फसल क्या होती है। देखिए, सबसे पहले देखिए इनका बुआई का समय, देखिए बुआई कब होती है, और इनकी कटाई देखिए कि इनकी कटाई कब होती है। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बुआई और कटाई दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। यहां भी ऐसे लिख देता हूं, बुआई एवं कटाई दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं रबी फसलों की बात करूं, तो रबी फसलों की जो बुआई है बेटा, वह कब होती है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम इनकी बुआई करते हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम इनकी बुआई करते हैं, किनकी? रबी फसलों की।
और कटाई की अगर मैं बात करूं तो कटाई बेटा अप्रैल से जून तक इनकी बेटा कटाई हम लोग कर लेते हैं, पक जाती है। तो रबी फसलों को बेटा हम लोग जाड़े की या ठंड की फसल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इनको बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य में इनको कभी भी काट लिया जाता है। ये हो गई हमारी रबी की फसलें। अब एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सी रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं, जैसे चना। अब आप खुद देख लो ठंड में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, जौ, मटर, सरसों आदि। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी आपकी रबी फसल के उदाहरण हैं। आप जानते हो ठंड में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। ऐसे ही यहां मैं बात करूं, यहां तो हमारी रबी की बात हो गई। अब हम बात करें अगर हम बात करें खरीफ की, तो खरीफ की बुआई कब होती है, मानसून के आगमन के समय, अर्थात जून जुलाई में। जून जुलाई में तो कहते हैं इसको मानसून के आगमन के साथ, यानी वर्षा के आगमन के साथ, मानसून के आगमन के साथ। किसके साथ, मानसून के आगमन के साथ। और मानसून आता है बेटा जून जुलाई में। और सर इनकी कटाई कब हो जाती है, इनकी कटाई होती है बेटा सितंबर अक्टूबर में। कब होती है बेटा, सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है। अब सर इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपका धान हो गया, इसको आप चावल कहते हो, जैसे मक्का हो गई, जैसे कपास हो गया, दालें हो गई आदि। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी बेटा खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। तो आपने तो सर अभी 2 बताई हैं, लेकिन 3 होती हैं। अब थोड़ी देर पहले आपने बताया, ठहरिए ना, तीसरी भी बता रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो। अभी यहां पर हमने 2 शस्य ऋतुओं को जानने का प्रयास किया। अब तीसरी होती है बेटा जायद फसल। तीसरी होती है बेटा जायद फसल। कौन सी, जायद की फसल। सर ये कब बोई जाती है, ये बोई जाती है बेटा जैसे रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल बोने में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय में इस जायद की फसल को बोया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखोगे, जैसे तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी आदि। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। यानी कि ये जो जायद और पशुओं का जो चारा होता है वह भी जायद फसल के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो बोलो कैसी लगी क्लास आपको, क्योंकि आज इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओवर हो जाएगी। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता बेटा, आप हम सभी जानते हैं, ध्यान रखिए इस चीज का। तो ये आप सभी के लिए एक प्यारा सा थैंक यू है। वैसे थैंक यू आप लोगों को मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी प्यारी प्यारी क्लास सामाजिक विज्ञान की आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आ रहा हूँ उन क्लासेस में, है कि नहीं। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कृषि के बारे में देखने का प्रयास किया। क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ये चौथा अध्याय है, भूगोल विषय है जिसका नाम है कृषि। हमने क्या कहा, कृषि एवं इसके प्रकार को सबसे पहले समझने का प्रयास किया। कृषि क्या होती है, कृषि के अंदर क्या क्या आता है, कृषि में क्या क्या चीजें हैं। 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के प्रकार समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि देखी, उसके बाद हमने झूम कृषि देखी, और उसके बाद बेटा फिर हमने झूम कृषि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने का प्रयास किया। उसके बाद गहन जीविका खेती देखी, और उसके बाद बेटा वाणिज्यिक कृषि देखने का प्रयास हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। फिर हमने रोपण कृषि देखी बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर हमने रोपण कृषि के बाद बेटा हमने शस्य ऋतुओं को देखने का प्रयास किया। 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ
और आपकी जायद की फसल। और हमने इनके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास भी किया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ गए होंगे और निश्चित तौर पर पूरी सामाजिक विज्ञान को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते नहीं हैं, रटाते नहीं हैं, हम सीधे याद करा देते हैं, बच्चों के दिमाग में घुसेड़ देते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारी मुलाकात आपसे किसी और क्लास में होगी। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार बच्चों।